Hello, my lovely dear students. How are you? I hope you are fine. And you are most warm welcome in my YouTube channel Advanced English by Sunil Sir. This is my video of pronoun. याद रखें बेटा, ये मेरी वीडियो प्रोनाउन की है, सर्वनाम की है। इससे पहले हम प्रोनाउन की 3 वीडियोस दे चुके हैं। पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन। याद रखना बेटा ये चौथी वीडियो है जिसका नाम है बेटा रिलेटिव प्रोनाउन, जिसको हिंदी में कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। पहले ही हमने टेबल बना रखी है क्योंकि इसको बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसके कारण हमने ये टेबल आपके सामने पहले ही बना के रख दी है। देखते हैं बेटा, सबसे पहले लिखा है who, whom, whose, which, what, that, where, when। ये सभी हमारे रिलेटिव प्रोनाउन है बेटा। याद रखना, जब भी इनका प्रयोग सेंटेंस में एक संबंध बताने के लिए किया जाएगा तो ये होंगे हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन, और जब भी इनका प्रयोग किसी सेंटेंस में क्वेश्चन पूछने के लिए होगा तो यही होंगे आपके इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, कहने का मतलब इनको दो कैटेगरीज में बांटा गया है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी होते हैं यही, और यही होते हैं रिलेटिव। जब संबंध बताएंगे तो ये रिलेटिव कहलाएंगे, और जब प्रश्न पूछने का कार्य करेंगे तो ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। होते कौन है? हु, whom, whose, which, what, that, where और when। याद रखना, हु का प्रयोग जो और जिसने के अर्थ में होता है व्यक्तियों के लिए, और ये कार्य करेगा हमेशा सब्जेक्ट का। किसी सेंटेंस में ये कार्य करेगा हमेशा बेटा सब्जेक्ट का। whom का प्रयोग होता है किसके अर्थ में? जिसे, जिसको या जिससे के अर्थ में। इसका प्रयोग भी व्यक्तियों के लिए होता है लेकिन ऑब्जेक्ट की तरह। whose का प्रयोग हिंदी में कहेंगे जिसका या जिसकी के अर्थ में होगा। इसका प्रयोग, whose का प्रयोग जो होगा वो व्यक्तियों, जानवर और वस्तु के लिए होगा, और ये होगा आपका पजेसिव केस में। पजेसिव का मतलब बेटा होता है अधिकारवाचक। ये हमेशा अधिकार करने का प्रयोग करेंगे, मतलब कि ये एक पजेशन डालेंगे नाउन पर, एक अधिकार शो करेंगे। विच का प्रयोग जो, जिसे या जिसने के अर्थ में होगा, जानवर और वस्तु के लिए। ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का कार्य करता है। वाट का प्रयोग जो, जो कि, जो कुछ या जितना के अर्थ में होगा, अज्ञात वस्तु, बात या घटना के लिए, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव केस में इसका प्रयोग हो सकता है वाट का। दैट का प्रयोग हमेशा सेंटेंस में जो और जो की के अर्थ में होगा। यह व्यक्तियों के लिए भी होता है, जानवर के लिए भी होता है और वस्तु के लिए भी होता है। इसका प्रयोग सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के रूप में देखने के लिए मिलता है। उसके बाद में वेयर का प्रयोग जहां के अर्थ में होगा, स्थान के लिए होता है हमेशा ये। वेन का प्रयोग जब के अर्थ में होगा, समय के लिए। याद रखना, वेयर मीन्स होता है कहां, वेयर मीन्स होता है कहां, लेकिन जब इसमें अर्थ करोगे आप रिलेटिव प्रोनाउन में तो वेयर का अर्थ हो जाएगा जहां। वेन मीन्स होता है कब, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन में आ जाएगा जब। तो वेयर मीन्स कहां होगा जहां, वेन मीन्स कब होगा जब। अब सबसे पहले बेटा देखते हैं इसकी परिभाषा क्या होगी रिलेटिव प्रोनाउन की। आई होप पहले इसको आप स्क्रीनशॉट इसकी ले सकते हैं। मैं यहां से हट जाता हूं, शायद आपने स्क्रीनशॉट ले ली होगी। ठीक है, अब देखते हैं बेटा, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे। आई होप ये आपको समझ में आ गए होंगे। हु मीन्स कौन, हुम मीन्स किसको, हुज मीन्स किसका, विच मीन्स जो, व्हाट मीन्स जो या जो की के अर्थ में, दैट मीन्स जो या जो की, वेयर मीन्स जहां, और व्हेन मीन्स जब। अब इनको यहां से हम हटा दे रहे हैं। बहुत ही अच्छी प्रकार से पढ़ेंगे। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। इस वीडियो के बाद में शायद है आपका कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन के तहत डाउट नहीं रहेगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। सबसे पहले बेटा इसकी देखेंगे डेफिनेशन। डेफिनेशन, डेफिनेशन, परिभाषा। हर चीज की परिभाषा बहुत जरूरी है। लिख सकते हैं रिलेटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट्स, relative pronoun is a pronoun that's used to to introduce किसके लिए करता है? a relative clause, a relative
क्लाउज। आगे भी लिख सकते हैं इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन, इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। देखते हैं बेटा डेफिनेशन क्या कहती है। रिलेटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम, इज अ प्रोनाउन एक वह प्रोनाउन होता है दैट्स जो यूज टू इंट्रोड्यूस, जो प्रयोग किया जाता है किसके लिए, टू इंट्रोड्यूस मतलब कि परिचय के लिए, अ रिलेटिव क्लाउज, रिलेटिव क्लाउज में संबंधवाचक क्लाउज, क्लाउज में होता है उपवाक्य बेटा, तो जो संबंधवाचक उपवाक्य में ये इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रयोग किया जाएगा इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। ये क्या कहलाता है, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। हमेशा याद रखना क्लाउज जो होती है बेटा तीन होती हैं, प्रिंसिपल क्लाउज, सबऑर्डिनेट क्लाउज और कोऑर्डिनेट क्लाउज। उसके बाद में प्रिंसिपल क्लाउज जो होती है वो मुख्य क्लाउज होती है, और जो सबऑर्डिनेट क्लाउज होती है इसको तीन भागों में बांटा जाता है। कौन कौन सी, एक नाउन क्लाउज, एडवर्ब क्लाउज और एडजेक्टिव क्लाउज। जो हमारी सबऑर्डिनेट क्लाउज होती है उसको तीन भागों में बांटा जाता है, और जो सबऑर्डिनेट क्लाउज होती है उसको हम इंडिपेंडेंट क्लाउज भी कहते हैं। इंडिपेंडेंट क्लाउज एक होती है डिपेंडेंट, मतलब कि जो दूसरे पर डिपेंड होती है, और जो नहीं डिपेंड होती है उसे कहते हैं प्रिंसिपल क्लाउज। प्रिंसिपल क्लाउज का मतलब होता है मुख्य उपवाक्य, और सबऑर्डिनेट क्लाउज को हिंदी में कहते हैं आश्रित उपवाक्य। तो जो सबऑर्डिनेट क्लाउज होती है उसको हम डिपेंडेंट क्लाउज भी कह सकते हैं, क्योंकि ये दूसरे पर निर्भर होती है। अच्छा, निर्भर किस पे होती है, ये प्रिंसिपल क्लाउज पर निर्भर होती है। तो जो सबऑर्डिनेट क्लाउज होती है इनको तीन भागों में बांटा गया है, नाउन क्लाउज, एडवर्ब क्लाउज और एडजेक्टिव क्लाउज। ठीक है, तो क्लाउज हमारी तीन होती है, नाउन क्लाउज, एडवर्ब क्लाउज और एडजेक्टिव क्लाउज। नाउन क्लाउज वाक्य में नाउन का कार्य करेगी, उसके बाद में एडवर्ब क्लाउज वाक्य में एडवर्ब का कार्य करेगी, और एडजेक्टिव क्लाउज वाक्य में एडजेक्टिव का कार्य करेगी। ठीक है, तो बेसिकली ये जो सबऑर्डिनेट क्लाउज है वो तीन प्रकार की होती हैं, लेकिन जो मेन क्लाउज होती है वो तीन होती हैं, नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव। इसकी जो मेन ये जहां से निकली है वो भी तीन होती हैं, कौन कौन सी, प्रिंसिपल क्लाउज, सबऑर्डिनेट क्लाउज और कोऑर्डिनेट क्लाउज। ठीक है, तो जो प्रिंसिपल क्लाउज होती है उसको मुख्य उपवाक्य कहते हैं, और सबऑर्डिनेट को कहते हैं हम आश्रित। तो सबऑर्डिनेट के ही तीन भाग होते हैं, नाउन, एडवर्ब और एडजेक्टिव। उसमें से ये नाउन क्लाउज मान लो, क्योंकि जो नाउन क्लाउज होती है वो वाक्य में नाउन का कार्य करती है। ठीक है, तो ये चल रहा है आपका रिलेटिव प्रोनाउन मतलब संबंधवाचक सर्वनाम, और इसमें सब क्लाउज के अंतर्गत ही ये सब कुछ आता है। तो देखते हैं बेटा, सबसे पहले आपके सामने डेफिनेशन लिखी हुई है, रिलेटिव प्रोनाउंस इज अ प्रोनाउन दैट्स यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ रिलेटिव क्लाउज। जो रिलेटिव क्लाउज के लिए इंट्रोड्यूस करता है, एक परिचय करने का कार्य करता है, जो संबंध बताने का कार्य करता है, इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। वही बेटा हमारी होती है रिलेटिव प्रोनाउन, मतलब कि संबंधवाचक सर्वनाम। अब एग्जांपल से समझते हैं बेटा, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, द गर्ल, द गर्ल हु इज प्लेइंग, द गर्ल हु इज प्लेइंग माई सिस्टर, माई सिस्टर। देखते हैं, द गर्ल हु इज प्लेइंग, लड़की जो खेल रही है, माई सिस्टर, मेरी बहन है। अब यहाँ पे द गर्ल हु इज प्लेइंग, लड़की जो खेल रही है क्या है, माई सिस्टर, मेरी बहन है। तो लड़की जो खेल रही है, ये हु जो खेल रही है, कौन, लड़की। तो हु का प्रयोग किसके लिए किया गया है, गर्ल के लिए। तो ये हु जो है ये गर्ल के साथ संबंध स्थापित करता है। तो यहाँ पे जो हमारा हु है बेटा ये हो जाएगा आपका रिलेटिव प्रोनाउन। उसके बाद में दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, क्योंकि इसमें और भी कैटेगरीज होती हैं। दूसरा एग्जांपल जैसे मैंने कहा, इट वाज मंडे, इट वाज मंडे मतलब कि सोमवार का दिन था। फिर मैंने कहा आई वाज बोर्न, लेकिन यहाँ पे क्लाउज भी रख देंगे, व्हेन आई वाज बोर्न, जब मैं पैदा हुआ था। व्हेन के नीचे अंडरलाइन कर देंगे। तीसरा एक और हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने कहा दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय, ये वही लड़का है। कौन सा, whom, whom मतलब कि जिससे आई मेट यस्टरडे, आई मेट यस्टरडे, मैं कल मिला। whom के नीचे अंडरलाइन कर देंगे। और भी बेटा एग्जांपल लेंगे, जैसे मैंने कहा दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय, ये वही लड़का है। फिर मैंने कहा whose ब्रदर, whose ब्रदर
लिव्स इन कोटा। यहाँ पे हुज के नीचे अंडरलाइन करना है। हुज, यहाँ पे हु को भी इसी से लिख देंगे। यहाँ पे वैन, वैन होम हुज। उसके बाद में मैंने पांचवा एग्जांपल लिया, मान लो आई नो द प्लेस, आई नो द प्लेस, मैं उस स्थान को जानता हूं। किसको? वेयर, जहां, वेयर, फिर मैंने कहा जैसे माई ब्रदर्स लिव, आई नो द प्लेस, मैं स्थान को जानता हूँ, वेयर माई ब्रदर्स लिव, जहाँ मेरे भाई रहते हैं। नेक्स्ट जैसे मैंने कहा, एक और एग्जांपल लिया, दिस इज द गर्ल, दिस इज द गर्ल, अब इन सभी को समझाएंगे, ये वही लड़की है। फिर मैंने कहा हु, और हु वाले में बेटा हम दैट भी लगा सकते हैं। दैट अभी बताएंगे किस प्रकार से लगेगा। दैट इज प्लेइंग, दैट इज प्लेइंग, और फिर मान लो मैंने कहा दैट इज प्लेइंग, इतना ही मान लो, दैट इज प्लेइंग चेस, पियानो, कुछ भी कर सकते हैं, मतलब जो खेल रही है। इन द ग्राउंड भी कर सकते हैं। अब देखते हैं बेटा, जो भी अंडरलाइन में है रेड से, ये सभी आपके प्रोनाउन है, व्हेन, whom, whose, where, who या what। ठीक है, अब देखते हैं, इनको समझते हैं। अभी इसमें विच का और बचा है, चलो विच का बचा उसको भी लिख लेते हैं, क्योंकि विच भी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कहा, मान लो द मोबाइल, द मोबाइल, फिर मैंने कहा विच, द मोबाइल विच ऑन द टेबल, ऑन द टेबल इज माइन, ऐसे इज माइन। आप समझ, पहला सेंटेंस है बेटा, द गर्ल हु इज प्लेइंग माई सिस्टर, द गर्ल लड़की, हु इज प्लेइंग, हु इज प्लेइंग खेल रही है, माई सिस्टर मेरी बहन है, लड़की जो खेल रही है मेरी बहन है। तो हु से पता लगा किसके लिए इंट्रोड्यूस हो रहा है, गर्ल के लिए। तो बेटा यहाँ पे हु क्या हो जाएगा, एक रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इट वॉज मंडे, सोमवार का दिन था, वेन आई वॉज बोर्न, जब मैं पैदा हुआ था। तो यहाँ पे वेन का प्रयोग किया गया, एक समय है, तो वेन का प्रयोग किया गया है किसके लिए, जब मैं पैदा हुआ था। तो यहाँ पे जब मतलब कि एक स्थान को, एक समय को दर्शाता है, तो वेन यहाँ पे बेटा हमारा हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। दिस इज द बॉय, वही लड़का है, कौन सा, whom I met yesterday, जिससे मैं कल मिला था। दिस इज द बॉय, वही लड़का है, whom I met yesterday, जिससे मैं कल मिला था। तो कहने का मतलब whom, जिससे, किससे, द बॉय लड़के से। तो यहाँ पे whom का इंट्रोडक्शन किससे हो रहा है, बॉय से। तो ये whom क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। उसके बाद में दिस इज द बॉय, वही लड़का है, हुज ब्रदर लिव्स इन कोटा, जिसका भाई कोटा में रहता है। अच्छा, भाई किसका कोटा में रहता है, जिसका भाई। दिस इज द बॉय, वही लड़का है, हुज ब्रदर लिव इन कोटा, जिसका भाई कोटा में रहता है। तो ब्रदर के लिए, यानी कि बॉय के लिए कहा गया है। आई नो द प्लेस, मैं स्थान को जानता हूं, किसको, वेयर माई ब्रदर लिव, जहां मेरा भाई रहता है। आई नो द प्लेस, मैं स्थान को जानता हूं, वेयर माई ब्रदर्स लिव, जहां पे मेरे भाई रहते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो वेयर है, ये स्थान दर्शा रहा है। ठीक है, ये भी हमारा कौन सा प्रोनाउन है, ये प्लेस के लिए कह रहा है, तो ये हमारा प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट, दिस इज द गर्ल, ये वही लड़की है, कौन सी, हु इज प्लेइंग, जो खेल रही है, या दैट इज प्लेइंग, जो खेल रही है। इसके एक्स्ट्रा ऑर्डनरी भी हम कुछ कह सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट, द मोबाइल विच ऑन द टेबल इज माइन, जो मोबाइल टेबल पर है, इज माइन, वो कौन सा है, किसका है, वो मेरा है। अब चूंकि मोबाइल जो है वो निर्जीव में आता है, विच का प्रयोग करेंगे, और सजीव के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, हु का कर सकते हैं और हुम का कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो दैट होता है बेटा, ये सजीव निर्जीव दोनों में आता है, इसीलिए हमने यहाँ पे दैट कर दिया है। ठीक है, अब एक बार फिर समझते हैं। द गर्ल हु इज प्लेइंग माई सिस्टर, लड़की जो खेल रही है मेरी बहन है, संबंध है उसका मेरे से। इट वॉज मंडे, मंगलवार, सोमवार का दिन था, व्हेन आई वॉज बोर्न, जब मैं पैदा हुआ था। तो यहाँ पे व्हेन हमारा हो जाएगा
रिलेटिव प्रोनाउन। दिस इज द बॉय, ये वही लड़का है, whom I met yesterday, जिससे मैं कल मिला था। यहाँ पे whom हो जाएगा आपका रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट, दिस इज द बॉय whose brother lives in कोटा, ये वही लड़का है जिसके भाई कोटा में रहते हैं। whose हो जाएगा आपका रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट, दिस इज द गर्ल, ये वही लड़की है who is playing, जो खेल रही है, या that is playing, जो खेल रही है। या कह सकते हैं दिस इज द गर्ल, ये वही लड़की है that is playing पियानो, ऐसे भी कर सकते हैं। द मोबाइल, मोबाइल विच ऑन द टेबल, जो टेबल पर है, इज माइन, वो मेरा है। मतलब कि यहाँ पे जो विच है ये हमारा एक प्रोनाउन है, कौन सा, रिलेटिव प्रोनाउन। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार से आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। इस मेरे चैनल को आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आपके लिए एक छोटा सा मोटिवेशन, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, और प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।